हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। सीटेट 2022 के लिए हमारे चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्ज़ाम पर डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस सेट्स कराए जा रहे हैं। डेली आपको फ्री लाइव क्लासेस मिल रही हैं, तो कृपया करके साथ हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। जो सेक्शन आज हम लोग करेंगे वो है आपका हिंदी। इसमें बात क्लियर है, 30 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 15 जो होते हैं वो आपके कंटेंट रिलेटेड होते हैं और जो बाकी 15 होते हैं वो पेडागोजी रिलेटेड होते हैं। तो हम लोग पहले पेडागोजी क्वेश्चन करेंगे, फिर काव्यांश और गद्यांश करेंगे, ठीक है। तो पेन और पेंसिल के साथ अपनी कॉपी के साथ बैठे रहिए, जिससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आप तुरंत मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो पहले कौन से क्वेश्चन करेंगे हम लोग? पेडागोजी के हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये आपके पहले गद्यांश के क्वेश्चन होते हैं। यहाँ से जैसे ये प्रश्न है, यहाँ से आपका 106 प्रश्न से आपका पेडागोजी चालू है। कैसे बच्चों को भाषा सिखाई जाए, कैसे पढ़ाई जाए, इस पे बात होगी। पहला प्रश्न आपका क्या है? मानव मस्तिष्क में सार्वभौमिक व्याकरण नियमों के एक समूह के रूप में होती है, यह विचार किसने प्रतिपादित किया है? एक, BF स्किनर, थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ उसको। दूसरा, वॉटसन ने। तीसरा, लेव वाइगोत्स्की ने। चौथा, नॉम चॉम्स्की ने। बताइए, उत्तर बताइए, क्या लगा रहे हैं उत्तर आप लोग? वीडियो स्टार्ट हो चुका है तो कृपया करके जुड़ जाइए, ठीक है। उत्तर क्या होगा इसका? मानव मस्तिष्क में सार्वभौमिक व्याकरण नियमों के एक समूह के रूप में होता है, यह विचार किसका था? नॉम चॉम्स्की का था, ठीक है। चॉम्स्की ने ये प्रतिपादित किया था। इसके अनुसार क्या कहना चाह रहे हैं? बालक में व्याकरण एवं भाषा को सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। भाषा सीखना और व्याकरण सीखने की प्रक्रिया सार्वभौमिक है, ठीक है। बालक के भाषा सीखने के साथ साथ व्याकरण को सीखने एवं उसमें शुद्धता की मात्रा भी बढ़ती है, ठीक है। तो मानव मस्तिष्क की सार्वभौमिक व्याकरण नियमों की समूह के रूप में होता है, यह किसने बोला था? चॉम्स्की ने बोला था। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब आते हैं इस प्रश्न पर। क्या कह रहा है प्रश्न? निम्नलिखित में से विकास का निकटस्थ क्षेत्र कहते हैं? एक, मस्तिष्क का एक भाग जो भाषाई विकास के साथ कार्य करता है। दूसरा, बच्चे के वास्तविक विकास तथा किसी दूसरे की सहायता से कर सकने वाले काम के बीच का अंतर। तीसरा, भाषा में प्रवाह जो बच्चे किशोर अवस्था में पहुंचने पर अर्जित करते हैं। चौथा, दो बच्चों के बीच में भाषा अर्जन की निपुणता में अंतर। सोच समझ कर उत्तर दीजिए। बच्चे के वास्तविक विकास तथा दूसरे की सहायता से कर सकने वाले काम के बीच का अंतर का विकास का निकटस्थ विकास क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। क्या इसका उत्तर होगा आपका दूसरा? देखिए, प्रश्न वहाँ सारे कठिन ही बनते हैं, ध्यान से ही पढ़िए। निम्नलिखित में से विकास का निकटस्थ क्षेत्र कहते हैं किसे? बच्चे के वास्तविक विकास तथा किसी दूसरे की सहायता से कर सकने वाले काम के बीच का अंतर, ठीक। विकास तब मतलब जैसे चलना ही हो गया, तो चलना पहले कैसे करता है बच्चा? सब पहले सपोर्ट लेके करता है, हाथ पकड़ के करता है। धीरे धीरे क्या होता है, उसकी सहायता लेना बंद कर देता है, और अगर वो सहायता लेना बंद कर देता है तो उसकी वास्तविक विकास हम उसे कहेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं इस प्रश्न पर, जल्दी से बताइए इसका उत्तर। 108वें प्रश्न का, बच्चों की मौखिक भाषा को विकसित करने में से सहायता करने के लिए उनसे बातचीत करना डैश एक महत्वपूर्ण घटक है। प्रक्रिया लेखन उपागम। दूसरा, गहन पठन। तीसरा, उत्पाद लेखन उपागम। चौथा, प्रारंभिक साक्षरता। तो बच्चों की मौखिक भाषा को विकसित करने में सहायता करने के लिए उनसे बातचीत करना एक डैश का एक महत्वपूर्ण घटक है। किसका एक महत्वपूर्ण घटक है बताइए? तो उत्तर हो जाएगा आपका चौथा, प्रारंभिक साक्षरता, ठीक है। स्टार्टिंग मतलब प्राथमिक मतलब प्राइमरी साक्षरता में सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सी शब्द संपदा निर्माण की रणनीति नहीं है? एक, संदर्भ में शब्दों को परिभाषित करना। दूसरा, वर्णों की रूपरेखा बनाना। तीसरा, शब्दों के भागों का विश्लेषण। चौथा, संबद्धता स्थापित करना। उत्तर बताइए। प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी शब्द संपदा निर्माण की रणनीति नहीं है की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? चौथा, संबद्धता स्थापित करना। संबद्धता स्थापित करना शब्द संपदा निर्माण की रणनीति नहीं है।
शब्द संपदा के अंतर्गत संदर्भ में शब्दों की परिभाषित करना, वर्णों की रूपरेखा बनाना, शब्दों के भागों को विश्लेषण करना सम्मिलित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपका प्रश्न क्या कहता है? 110वां, लेखन डैश है। एक उत्पादक कौशल, दूसरा विशिष्ट विधा तक सीमित, तीसरा एक ग्रहणशील कौशल, चौथा एक रेखीय प्रक्रिया। तो लेखन जो है वो कैसी प्रक्रिया है या कैसा कार्य है, कैसा कौशल है? तो ये एक उत्पादक है। ठीक है, उत्पादक कौशल है क्योंकि आप कुछ बना रहे हैं, कुछ उत्पाद कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 111वां प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन कक्षा में मुद्रित लिखित समृद्ध परिवेश के निर्माण में सहायता नहीं करता? निम्नलिखित में से कौन कक्षा में मुद्रित डैश लिखित समृद्ध परिवेश के निर्माण में सहायता नहीं करता? एक, दीवारों पर कहानियों के चार्ट, दीवारों पर कहानियों के चार्ट लगाना, दूसरा कक्षा में पठन कोना सृजित करना, तीसरा कक्षा में विद्यार्थियों की रचनाएं प्रदर्शित करना, चौथा कक्षा में खिलौने का कोना बनाना। बताइए क्या उत्तर होगा इसका? इसका उत्तर होगा आपका, हमें क्या करना है, हमें लिखित समृद्ध बनाना है। तो कक्षा में अगर खिलौने का कोना बनाएंगे तो उससे लेखन का कोई भी परिवेश में सहायता नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, भाषा अधिगम में बौद्ध गमे निवेश का क्या अर्थ है? एक, बच्चों को ऐसे ही भाषाई अवसर उपलब्ध कराना जो उनकी भाषा से एक स्तर ऊपर है, दूसरा बच्चों को लक्ष्य भाषा के अधिकतम अवसर उपलब्ध कराना, तीसरा कहानी सुनाने के माध्यम से भाषा अधिगम को रोचक बनाना, चौथा कक्षा की दीवारों पर बच्चों की रचनाएं प्रदर्शित करना। तो भाषा अधिगम में बौद्ध गमे निवेश में क्या अर्थ है? बताइए इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ है कि बच्चों को ऐसे अवसर उपलब्ध कराना जो उनकी भाषा को एक स्तर ऊपर करें। ठीक है, उनको क्या बोला जाता है? बौद्ध गमे निवेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा समग्र भाषा उपागम के संदर्भ में सही को चुनिए। समग्र भाषा उपागम बच्चों की बनाई वर्तनियों के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है। इसके आगे बढ़ते हैं। समग्र भाषा उपागम बच्चे की बनाई वर्तनियों के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है। बी, समग्र भाषा उपागम में बच्चे पढ़ना सीखने के लिए वर्ण तथा ध्वनियों से आरंभ करते हैं। सी, समग्र भाषा उपागम रचनावाद पर आधारित है। तो देखिए क्या है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा समग्र भाषा उपागम के संदर्भ में सही को चुनिए। तो सही आपको 3 ऑप्शन दिए, इनमें से देखिए क्या है। पहला, ए और बी सही हैं और सी गलत है। दूसरा, ए और सी सही हैं और बी गलत है। तथा तीसरा कौन सा है? बी और सी सही हैं, ए गलत है। चौथा, ए, बी और सी सही हैं। ठीक है, सारे के सारे सही हैं। मतलब तो कौन सा सही होगा? तो ध्यान रखिए, आपका पहला सही है। ठीक है, समग्र भाषा उपागम बच्चे की बनाई वर्तनियों के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है। और सी भी जो आपका होगा वो आपका सही होगा। ठीक है, कि समग्र भाषा उपागम रचनावाद को आधारित करता है। लेकिन समग्र भाषा उपागम बच्चे पढ़ाना सीखने के लिए वर्ण तथा ध्वनियों से आरंभ करते हैं, तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मतलब उत्तर ये होगा आपका ये। ठीक है, दैट इज आपका दूसरा। समग्र भाषा उपागम बच्चे की बनाई वर्तनियों के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है। यह रचनावाद पर आधारित है। समग्र भाषा उपागम के बच्चे पढ़ना सीखने के लिए वर्ण तथा ध्वनियों से आरंभ नहीं किया जाता। इस उपागम के अंतर्गत पढ़ाने सिखाने के क्रम में सर्वप्रथम बातचीत की प्रक्रिया की जाती है। समग्र भाषा पद्धति का अर्थ पढ़ना लिखना सिखाने की शब्द पद्धति से नहीं है और ना ही यह भाषाई अनुभव का दूसरा नाम है। यह पूर्ण रूप से विद्यार्थी केंद्रित है। ठीक है, स्टूडेंट सेंटर्ड जैसे बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक पठन सामग्री को बारीकी से पढ़ने का क्या अर्थ है? एक, पठन सामग्री में है क्या यह जानना। दूसरा, पठन में रुचि उत्पन्न करना। तीसरा, विशिष्ट सूचना ढूंढना। चौथा, पठन सामग्री की प्रामाणिकता जांचना। बताइए उत्तर क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, अगर बारीकी से आप ढूंढ रहे हैं तो बारीकी से पढ़ रहे हैं तो आप कुछ विशिष्ट सूचना ढूंढ रहे हैं। ठीक है, बारीकी से पढ़ने का अर्थ क्या हुआ कि विशिष्ट सूचना ढूंढना। ध्यान रखिएगा इसको कि एक पठन सामग्री की बारीकी से पढ़ने का अर्थ है विशिष्ट सूचना ढूंढना। पठन की इस विधि में पुस्तक के किसी अंश का बारीकी से अवलोकन
करके इच्छित जानकारी प्राप्त की जाती है। बारीकी से पठन विधि की स्कैनिंग भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थी की उच्चारण तथा शब्द संपदा निर्माण में सहायता करता है? एक, मौन पठन, दूसरा शिक्षार्थियों के लिए सस्वर वाचन, तीसरा पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना, चौथा सरसरी तौर पर पढ़ना। बताइए उत्तर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थियों की उच्चारण तथा शब्द संपदा निर्माण में सहायता करता है? एक, मौन पठन, दूसरा शिक्षार्थियों के लिए सस्वर वाचन, तीसरा पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना, चौथा सरसरी तौर पर पढ़ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा? आपका दूसरा उत्तर हो जाएगा शिक्षार्थियों के लिए सस्वर वाचन। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थियों के उच्चारण तथा शब्द संपदा निर्माण में सहायता करता है? शिक्षार्थियों के लिए सस्वर वाचन। वाचन करने से ही उनमें सस्वर वाचन से उच्चारण तथा शब्द संपदा में निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया कि बच्चे भाषा सीखने के लिए अनुकूल तथा समायोजन का प्रयोग करते हैं? ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है प्रश्न। बताइए उत्तर इसका। किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया कि बच्चे भाषा सीखने के लिए अनुकूल तथा समायोजन का प्रयोग करते हैं? एक, स्टीफन क्रेशन, दूसरा B.F. स्किनर, तीसरा जीन पियाजे, चौथा नॉम चॉम्स्की। कैसे अच्छे नाम हैं इन लोग के। तो उत्तर क्या हो जाएगा? किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया कि बच्चे भाषा सीखने के लिए अनुकूल तथा समायोजन का प्रयोग करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा जीन पियाजे ने ऐसा बोला था। पियाजे के अनुसार बच्चों को अपने वातावरण के साथ समायोजन की प्रवृत्ति जन्मजात होती है। बच्चे की इस प्रवृत्ति को अनुकूलन कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। 117वें। देखिए प्रश्न कितने बड़े हैं। ठीक है, तो आपको बहुत ही स्पीड से सोच समझ कर पढ़ना है कि 2 बार पढ़ने में तो बहुत ज़्यादा समय चला जाएगा, तो एक ही बार में पढ़ लें, यही हमारा काम होना चाहिए। क्या है प्रश्न? कक्षा 1 का कबीर शांति शब्द सुनकर फांति, डांति, मानती जैसे निरर्थक शब्द बोलकर मजे लेता है। यह प्रदर्शित करता है कि एक, उसने गलत संकल्पना विकसित कर ली है, दूसरा, वह ध्वन्यात्मक जागरूकता विकसित कर रहा है, तीसरा, उसे इस तथ्य को भूलने तथा दोबारा से यही याद करने की आवश्यकता है, चौथा, उसे स्वयं को सुधारने के लिए अधिक अभ्यास की आवश्यकता है। तो बताइए, अगर कोई व्यक्ति या बच्चा ऐसा कर रहा है तो उसमें क्या है? तो ध्यान रखिएगा, वो हमेशा क्या कर रहा है? वह ध्वन्यात्मक जागरूकता विकसित कर रहा है, ध्वनि की जागरूकता अवश्य वो कर रहा है। ठीक है, तो यदि कक्षा 1 का कबीर शांति शब्द सुनकर फांति, डांति, मानती जैसे निरर्थक शब्द बोलकर मजे ले रहा है, तो यह प्रदर्शित करता है कि वह ध्वन्यात्मक जागरूकता विकसित कर रहा है। ध्वन्यात्मक जागरूकता एक व्यापक कौशल है जिसमें मौखिक भाषा की इकाइयां जैसे शब्द, शब्दांश, प्रत्येक ध्वनि संरचना को प्रतिबंधित एवं व परिवर्तित किया जाता है। तो देखिए वो बच्चा अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा में दिए गए कार्य के रूप में कक्षा 3 का गीत कुछ व्याकरणिक त्रुटियों के साथ वाक्य लिखता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शिक्षक के द्वारा प्रयोग की जा सकती है? एक, गलतियों पर लाल पेन से घेरा बनाकर उसके ऊपर सही रूप लिखना। तीसरा, देखिए क्वेश्चन क्या है? कक्षा में दिए गए कार्य के रूप में कक्षा 3 का गीत कुछ व्याकरणिक त्रुटियों के साथ वाक्य लिखवाता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शिक्षक के द्वारा प्रयोग की जा सकती है? एक, गलतियों पर लाल पेन से घेरा बनाकर उसके ऊपर सही रूप लिखना। दूसरा, गलतियों पर घेरा बनाकर बच्चे को उसे सही करने के लिए कहना। तीसरा, गलतियों को रेखांकित करना, गलती की प्रकृति लिखकर शिक्षार्थियों के उन्हें सुधारने के लिए कहना। चौथा, बच्चे के प्रत्येक गलती 5 बार सही तरीके से लिखने के लिए कहना। तो देखिए बच्चा अभी 1st से 5th में है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको हमेशा गलतियों को रेखांकित करना, गलती की प्रकृति को लिखकर शिक्षार्थी को उन्हें सुधारने के लिए कहना चाहिए। तो ये सबसे अच्छा तरीका होगा किसी भी बच्चे की त्रुटियों को सुधारने का, व्याकरणिक। आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। माध्यम की भाषा में निपुणता विकसित करने के लिए घर की भाषा का प्रयोग क्या करता है? एक, लक्ष्य भाषा को सीखने में बाधक सिद्ध होता है। दूसरा, दोनों भाषाओं में मुश्किल पैदा करता है। तीसरा, एक प्रभावकारी रणनीति सिद्ध हो सकती है। चौथा, किसी भी कीमत पर बचना चाहिए। तो माध्यम की भाषा, जैसे मैं हिंदी सीख रहा हूँ, निपुणता विकसित करने के लिए घर में भाषा जो बोली जाती है उसका क्या करना चाहिए? तो उसका क्या होगा? वह एक प्रभावकारी रणनीति हो सकती है। ठीक है, ये तो होती है। जैसे अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो हिंदी से आप सीख सकते हैं। भाई डॉग को बोलते हैं या किसी भी जानवर, कैट को बोलते हैं बिल्ली, तो बिल्ली को क्या बोला जाता है? कैट। तो आपने सीख लिया। अपनी बिल्ली जो आप जानते थे हिंदी में, उससे आपने इंग्लिश का शब्द सीख लिया। तो ये तो अच्छी माध्यम है। ठीक है, प्रभावकारी है। आगे बढ़ते हैं।
इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। भाषा का व्याकरण कब सबसे अच्छा सीखा जा सकता है? भाषा का व्याकरण कब सबसे अच्छा सीखा जा सकता है? एक, पठन सामग्री तथा संरचनाओं की पहचान को एकत्रित करके। दूसरा, व्याकरणिक संकल्पनाओं का अलग से अभ्यास करके। तीसरा, व्याकरणिक संरचनाओं को कंठस्थ करके। चौथा, संरचनात्मक उपागम को अपनाकर। देखिए फिर से पढ़ रहा हूँ, भाषा का व्याकरण कब सबसे अच्छा सीखा जा सकता है? बताइए उसका उत्तर सोच समझकर, क्या उत्तर होगा? तो भाषा का जो व्याकरण है कब सबसे अच्छा सीखा जा सकता है? जब पठन सामग्री तथा संरचनाओं की पहचान को एकीकृत करके। ठीक है, तो पठन सामग्री तथा संरचनाओं की पहचान को एकत्रित करके भाषा का व्याकरण सबसे अच्छा सीखा जा सकता है। किसी भी भाषा के व्याकरण सीखने में उदाहरण महत्वपूर्ण होते हैं। उदाहरण व्याकरण के शिक्षण के आगमनात्मक विधि से अपसंबंधित है। इस विधि को उदाहरण के माध्यम से व्याकरणिक नियम सिखाए जाते हैं। ठीक, चलिए, तो ये सारा जो था आपका पेडागोजी का क्वेश्चन था। अब हम लोग गद्यांश करेंगे। अगर अब यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो अब गद्यांश हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। मैं अक्सर सोचता हूँ कि वे शहर कितने दुर्भागे हैं जिनके अपने कोई खंडहर ही नहीं। उनमें रहना उतना ही भयानक अनुभव हो सकता है जैसे किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना जो अपनी स्मृति खो गए चुका है, जिसका कोई अतीत नहीं। अगर मुझसे कोई नरक की परिभाषा पूछे तो वह है हमेशा वर्तमान में रहना, एक अंतहीन रोशनी जहाँ कोई छाया नहीं, जहाँ आदमी हमेशा आंखें खोले रहता है। जब वर्तमान का बोझ असहनीय हो मैं अपना घर छोड़कर शहर के दूसरे घरों में चला जाता हूँ, जहाँ अब कोई लोग नहीं रहते, जहाँ अंधेरा होते ही चमगादड़ आते हैं। ये हमारे शहर में खंडहर है, शहर की स्मृतियाँ और स्वप्न। एक ऐसा भी युग था जब ना शहर थे ना खंडहर, आदमी अपना अतीत खुद अपने भीतर लेकर चलता था। यहाँ यूं कहे कि स्मृति अभी तक इतिहास नहीं बनी थी। पहला प्रश्न का उत्तर दीजिए। जिनका अपना कोई खंडहर नहीं, रेखांकित शब्द के आशय क्या है? खंडहर मतलब एक, इतिहास, दूसरा वर्तमान, तीसरा अस्तित्व, चौथा भविष्य। तो आपको एकदम सरल मालूम होगा ये सारा। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा आपका इतिहास। ठीक है, इतिहास जिनका खुद नहीं। गद्यांश में खंडहर शब्द का प्रयोग इतिहास के लिए किया गया है। लेखक के अनुसार जिन शहरों का कोई इतिहास नहीं वे दुर्भागे समझे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शहर के दूसरे घरों में चला जाता हूँ। दूसरे घरों से लेखक का आशय है एक, मित्रों के घर, दूसरा ऐतिहासिक इमारतें, तीसरा अस्थायी निवास, चौथा शहर की सड़कें। बताइए क्या उत्तर होगा? तो इसका उत्तर होगा आपका क्या? ऐतिहासिक इमारतें। ठीक है, शहर के दूसरे घरों में चला जाता हूँ। दूसरे घरों का लेखक का आशय है ऐतिहासिक घर। शहर के दूसरे घरों का लेखक का आशय है इमारतें जहाँ अंधेरा होते ही जीवन जंतु अतिरिक्त कोई नहीं आते। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। लेखक के अनुसार कौन से शहर दुर्भाग्य हैं? एक, जिनका अपना कोई नाम नहीं, दूसरा जहाँ लोग नहीं रहते, तीसरा जिनकी अपनी कोई स्मृतियाँ नहीं, चौथा जिनके वर्तमान पर कोई संकट हो। वो कौन से हैं? बोल दिया गया है जिनका कोई स्मृति ना हो, जिनका कोई इतिहास ना हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। लेखक के अनुसार, कमेंट बॉक्स में लेखक के अनुसार नरक की परिभाषा क्या है? एक, सदैव स्वप्न देखना, दूसरा सदैव वर्तमान में रहना, तीसरा सदैव अपने घर में रहना, तीसरा सदैव आंखें खोले रहना। तो क्या उत्तर होगा इसका? सदैव वर्तमान में रहना नरक है लेखक के अनुसार। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में रहने से क्या आशय है? ये भी तो बताइए कि वर्तमान में रहने से आशय क्या है। तो एक, अपने पूर्वजों को याद ना करना, दूसरा भविष्य की चिंता ना करना, तीसरा ऐतिहासिकता का अनुभव ना करना, दिन प्रतिदिन की ज़रूरतों को पूरा करना। ठीक है, तो क्या उत्तर होगा? अपने ऐतिहासिकता को अनुभव ना करना, क्या बोला जाएगा उसका? वो आपके लिए वर्तमान में रहने का आशय है। आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। जहां आदमी हमेशा आंखें खोले रहता है, वाक्य के माध्यम से किस ओर संकेत करता है? एक, देर तक विश्राम करना है, दूसरा देर तक व्यायाम करने, तीसरा रात में भी जगने, चौथा रात में गहरी नींद सोने। जहां आदमी हमेशा आंखें खोले रहता है, इसका अर्थ क्या होगा? सीधी सी बात है, रात में ही जगने की बात कर रहा है, रात में भी काम करने की बात कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। सही शब्द चुनिए। जहां डैश होते ही चमगादड़ आते हैं। ये तो आपका गद्यांश चाहिए, तो बताइए। एक, प्रकाश, दूसरा एकांत, तीसरा अंधकार, चौथा शांति। चमगादड़ कब आते हैं? तो आपको एकदम क्लियर होगा मेरे हिसाब से, क्या है आपका? अंधकार। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द भिन्न है? एक, भयानक, दूसरा भुजंग, तीसरा भयंकर, चौथा भावुक। बताइए कौन सा शब्द भिन्न है? भिन्न कौन सा शब्द है यहाँ?
कौन से शब्द भिन्न हैं? भयानक, भुजंग, भयंकर, भावुक। तो एकदम सरल है, भुजंग जो है उत्तर अलग है। जहाँ ठीक है दिए गए विकल्पों में भुजंग शब्द भिन्न है, इसका अर्थ सांप होता है, यह संज्ञा होता है। अन्य तीनों शब्द भयानक, भयंकर, भावुक विशेषण है। आगे बढ़ते हैं। वे शहर कितने डैश हैं? वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द है। एक दुर्भाग्य, दुर्भाग्यपूर्ण, तीसरा दुखद, भाग्यपूर्ण। तो भाग्यपूर्ण तो बिल्कुल नहीं, ठीक है, क्योंकि लेखक ने बोला ही नहीं भाग्य वाला शब्द। उत्तर क्या हो जाएगा? दुर्भाग्यपूर्ण। ठीक है, तो वे शहर कितने दुर्भाग्यपूर्ण हैं। ये सारे जो प्रश्न थे ये किसके थे? गद्यांश के थे। अब काव्यांश पे आते हैं। काव्यांश को ध्यान से सुनिए। काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। मौके कहाँ ढूंढ रहे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल में, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोनो क्रियाक्रम में, ना ही जोग बैराग में, खोजी होए तो तुरते मिल ही, पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब श्वासों की श्वास में। तो आपको पता है कबीर के दोहे में से ही है। ठीक है, तो बताइए इसका उत्तर। पहला 100वां प्रश्न क्या कहता है? मैं तो तेरे पास में रेखांकित शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? एक मनुष्य, दूसरा कवि स्वयं, तीसरा धार्मिक स्थल, चौथा ईश्वर। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका होगा ईश्वर। ईश्वर कह रहा है कि मैं तो तेरे पास में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कवि के अनुसार ईश्वर को धार्मिक स्थलों पर नहीं पाया जा सकता, क्योंकि वह निवास करता है एक प्रत्येक प्राणी में, दूसरा कर्मकांडों में, तीसरा तीर्थस्थलों में, चौथा रोग वैराग में। तो नहीं ये, नहीं ये, नहीं ये। तो क्या है उत्तर आपका? प्रत्येक प्राणी में। आगे बढ़ते हैं। कवि के अनुसार ईश्वर तुरंत किसे मिल सकते हैं? सकता है एक प्रत्येक विद्वान को, दूसरा सज्जन लोगों को, तीसरा समर्पित भक्त को, चौथा मोह माया त्यागने वाले को। बताइए उत्तर क्या होगा? समर्पित भक्त को। ठीक है, कवि के अनुसार ईश्वर तुरंत किसे मिल सकता है? समर्पित भक्त को। ठीक है, ढूंढे शब्द है क्रिया विशेषण, दूसरा क्रिया, तीसरा संज्ञा, चौथा विशेषण। तो ढूंढे क्या है? एक प्रकार का क्रिया है। ठीक है, ढूंढे, ढूंढना, ढूंढने क्या है? एक क्रिया, प्रकार की क्रिया है। आगे बढ़ते हैं। सब श्वासों की सांस का आशय है ईश्वर सर्वव्यापी है, दूसरा सबको श्वास लेते रहना चाहिए, तीसरा ईश्वर श्वास में निवास करता है, चौथा ईश्वर तीर्थाटन में मिलता है। तो ये भी नहीं है। ठीक है, ये भी कौन सा है इसका उत्तर? ये भी नहीं है। सब सांस की सांस में नहीं, ईश्वर सब सर्वव्यापी है। ठीक है, सांस मतलब हवा के अनुसार की बात करें तो हवा तो हर जगह है, तो इसलिए वो सर्वव्यापी है। 105वें प्रश्न का आखिरी प्रश्न है ये, इसका उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में। कौनो का अर्थ है किसी भी, कोई भी, कभी भी, कहीं भी। कौनो, कौनो का अर्थ क्या है? इसको कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा, जो फाइनल वाला नीचे होता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।